हवस की हवेली में बेबस लड़कियां, और करोड़ों का सौदा। बेगम की डर्टी पिक्चर, बंद अंधेरा कमरा, कमरे में सुरंग, सुरंग में तहखाना, और तहखाने में लड़कियां। ये भयावह तस्वीरें उन लड़कियों की जिंदगी का सच है जिन्हें देह के दलाल पैसों के लालच में जिस्म की मंडी में बेच आते हैं। बंद अंधेरे कमरे में जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है, जहां न कोई आवाज आती है, वहीं ये लड़कियां परिंदों की तरह डरी सहमी बैठी रहती हैं। और जैसे ही जिस्म का कोई खरीदार वहां पहुंचता है, तहखानों से निकलकर लड़कियों को ग्राहकों के सामने परोस दिया जाता है। कुछ महीने पहले जब दिल्ली के जीबी रोड इलाके में जिस्म की काल कोठरी से इन लड़कियों को आजाद करवाया गया था, तो इनकी खौफनाक कहानी से लोग दहल गए थे। बदनाम कोठों के तहखानों में बंद ये लड़कियां जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रही थी, जहां हर दिन होता था इनके जिस्म का सौदा। फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानियों की तरह अलग अलग कोठों पर हर रोज लड़कियों की बोली लगती थी। बिल्कुल इसी तरह जीबी रोड में 6 बदनाम कोठे चलाने वाली एक बेगम लड़कियों का रेट लगाती थी। बेबस लड़कियां बदनाम कोठे में किसी सामान की तरह सजा दी जाती थी, और जिस्म के खरीदार पैसों के बदले करते थे उनकी आबरू का सौदा। दिल्ली के जीबी रोड में 6 बदनाम कोठों की मालकिन, वो कोठा क्वीन, पूरे 50 सालों से इसी तरह लड़कियों के जिस्म की बोली लगा रही थी। और इस घिनौने धंधे में उसके साथ था उसका पति। वो जिस्म के काले बाजार की बेगम थी, तो उसका पति इस घिनौने खेल का बादशाह था। लेकिन अब पुलिस ने सेक्स रैकेट के जरिए करोड़ों में खेलने वाली इस बेगम के साथ ही इसके बादशाह का भी खेल खत्म कर दिया है। जी हां, बुर्के में चश्मा पहने नजर आ रही ये वही दलाल बेगम है जो पिछले 25 सालों से अपने पति के साथ मिलकर दिल्ली के जीबी रोड में एक घिनौना रैकेट चला रही थी। अपने 6 बदनाम कोठों में ये हर दिन लड़कियों के जिस्म का सौदा करती थी। लेकिन अब भोली भाली लड़कियों को जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाली ये शातिर बेगम पकड़ी गई है। नाम है सायरा बेगम। पुलिस के मुताबिक पिछले 25 सालों से शातिर सायरा बेगम सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर चुकी है, और गुनाह के इस खेल में साय की तरह इसका साथ देता था इसका पति आफाक हुसैन। पुलिस की माने तो 6 कोठों के 40 कमरों में लड़कियों से जबरन धंधा करवाया जा रहा था। करीब 250 लड़कियों को सायरा ने अपने कोठों में बंद रखा हुआ था। हर रोज लड़कियों के जिस्म के सौदे से होती थी लाखों की कमाई। जीबी रोड की इन तंग गलियों में बने कोठों पर हर रोज कितने नोट बरसते थे, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्राइम ब्रांच के अफसरों के मुताबिक 6 कोठों की मालकिन सायरा बेगम
और उसके आफाक हुसैन की हर रोज की कमाई 10 लाख रुपए से ऊपर थी। पुलिस को इनके पास से 6 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। सायरा बेगम और आफाक की कमाई की गवाही ये गाड़ियां और फार्म हाउस की ये तस्वीरें भी दे रही हैं, जो कि उनकी ही हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक भर है। पुलिस को दोनों की 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। इनमें जीबी रोड के 6 कोठों से लेकर जैतपुर का ये फार्म हाउस और बैंगलोर में करोड़ों की संपत्ति शामिल है। इन्होंने क्या किया, कोठे जो थे वो तो अपने मैनेजर्स नायिकाज के नाम पे करने शुरू कर दिए और खुद इन्होंने प्रॉपर्टीज बाकी जगह पे, जैसे बेंगलोर में इन्होंने 2 बढ़िया प्रॉपर्टी ली, पॉश प्रॉपर्टीज हैं, जैतपुर में एक स्कूल खोल लिया, वहाँ पे प्रॉपर्टीज ली। मतलब कम से कम अभी हमने 12 प्रॉपर्टीज इनकी जो आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से 6 तो ये कोठे हैं, 56 नंबर में कुछ पार्ट्स हैं, 64 में हैं, हो सकता है 57 और 40 के भी कुछ पार्ट्स इनके पास हैं। लेकिन वो सारे इन्होंने धीरे धीरे ट्रांसफर कर दिए जब से इनके ऊपर पुलिस का शिकंजा कसा गया। पुलिस के मुताबिक जिस्म फरोशी की दुनिया की शातिर महिला दलाल सायरा बेगम और उसका पति आफाक हुसैन दोनों बड़े ही सुनियोजित तरीके से करोड़ों का सेक्स रैकेट चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक सायरा बेगम और आफाक के एजेंट मासूम लड़कियों को बहाने से अपने जाल में फांसते थे और फिर उन्हें जिस्म के दलदल में धकेल दिया जाता था। इस घिनौने खेल में ज्यादातर लड़कियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और नेपाल से लाई जाती थीं। शिकार बनी लड़कियों से कोठे में जबरन धंधा करवाया जाता था। जो लड़कियां विरोध करती थीं, उन्हें काबू में करने के लिए सीनियर महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाती थी, जिन्हें नायिकाएं कहा जाता था। पुलिस के मुताबिक पिछले 25 साल से यह गैंग करीब 5000 लड़कियों को इस धंधे में धकेल चुका है। आफाक 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक में लड़कियां खरीदता था। ड्राइवर लड़कियों की कमाई का हिसाब रखता था और फरार हो चुका मसलमैन सरफराज पुलिस रेड के वक्त लड़कियों को छिपाने का काम करता था। जो कंट्रोल ये करते थे नायिकाज, मसलमैन वगैरह के थ्रू। इनका जो मसलमैन है वो अभी वांटेड है, उसकी हमें तलाश है, सरफराज अलियास बिल्ली, जो न केवल इनको लड़कियों को धमकाता है बल्कि पूरे इलाके में दबदबा बना के रखता था कि इस कोठे पे कोई आके चेकिंग ना करे, कोई इस तरह की बात ना करे। पहली बार जीबी रोड की इन गतिविधियों पे मकोका का केस हमने रजिस्टर किया। यह है दिल्ली का मशहूर रेड लाइट एरिया जीबी रोड, यानी कि स्वामी श्रद्धानंद मार्ग। अंग्रेजों के ज़माने में जीबी रोड यानी कि ग्रास्टन बेसन रोड एक रेड लाइट एरिया के तौर पर बसाया गया था, बाद में जिसका नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग रख दिया गया। फिलहाल इस इलाके की बात करें तो इस पूरे रोड के किनारे पर नीचे की तरफ ऑटो स्पेयर्स और यहाँ मशीनरी की दुकानें हैं और साथ ही ऊपर का जो हिस्सा है ये यहाँ पर कोठे होते हैं, जहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा बदस्तूर जारी है। कई बार पुलिस ने कोशिश भी की, लेकिन उनकी पकड़ में सिर्फ छोटे दलाल आए। इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भंडाफोड़ किया। सूत्रों के मुताबिक जीबी रोड पर चलने वाले जिस्म फरोशी के धंधे में करीब 80% पर 3 बड़े गिरोहों का कब्जा है, जिनमें से सबसे बड़ा गिरोह आफाक हुसैन और उसकी पत्नी सायरा बेगम का था। पुलिस के मुताबिक 25 सालों में हजारों लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाली कोठा क्वीन सायरा बेगम की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। सायरा खुद आंध्र प्रदेश से लाकर इस धंधे में धकेली गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी इस घिनौने खेल की शातिर खिलाड़ी बन गई। 1991 में सायरा की मुलाकात आफाक से हुई और दोनों मिलकर जिस्म फरोशी का धंधा करने लगे। जिस्म फरोशी का ये धंधा किस कदर अपने पैर पसार रहा था, वो बताते हैं ये आंकड़े। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 40,000 बच्चों का अपहरण होता है, जबकि हर 8वें मिनट में एक लड़की देश में लापता होती है। गायब हुई इनमें से कई बच्चियां जिस्म फरोशी के इस दलदल में धकेल दी जाती हैं।
जिन्हें सायरा और आफाक जैसे दलाल चलाते हैं। दिल्ली पुलिस जिस्म की शातिर दलाल सायरा बेगम और आफाक के काले कांड के खुलासे को अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि जो गैंग दिल्ली के जीबी रोड में पिछले 25 सालों से ये घिनौना धंधा चला रहा था, उसे पकड़ने में पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा? दिल्ली में जिस्म के धंधे से करोड़ों की कमाई करने वाली सायरा बेगम और उसके पति की कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। देह के दलालों के लिए लड़की सिर्फ पैसे कमाने का जरिया होती है और पैसों के लिए वो हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। कैसे? अब आप ये भी देख लीजिए। जिंदगी अरमानों से बनती है, जिंदगी ख्वाबों से बनती है, लेकिन उन ख्वाबों को क्या कहेंगे जो सिर्फ धोखा देते हैं और फिर बर्बाद हो जाती है किसी न किसी लड़की की जिंदगी। जिस्म के सौदागरों के लिए लड़कियां इंसान नहीं, वो सिर्फ एक सामान है जिन्हें फायदे के लिए तबाही के किसी भी दौर से गुजरना पड़ सकता है। यकीन नहीं होता तो इस लड़की की ये खौफनाक आपबीती ही सुन लीजिए। ये महज 12 साल की थी जब देह के दलालों ने पहली बार इसके जिस्म का सौदा किया और फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर वक्त से पहले ही इसे जवान बना दिया। इसे जिस्म फरोशी के एक ऐसे बाजार में पहुंचा दिया गया जहां हर दिन लगने लगी इसके जिस्म की बोली। जरा सोचिए कितने खतरनाक होंगे देह के वो दलाल। जिस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल गैर कानूनी तौर से दुधारू जानवरों के साथ ही हरी सब्जियों को जल्द से जल्द बड़ा करने के लिए किया जाता था, उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल अब कम उम्र की लड़कियों को उम्र से पहले ही जवान बनाने के लिए किया जा रहा है। सुनिए इस लड़की की ये खौफनाक आपबीती, किस तरह से इसे बहला फुसलाकर नेपाल से भारत लाया गया और फिर हार्मोनल इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के जरिए कच्ची उम्र में ही जवान बनाकर मेरठ की एक बदनाम गली में जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेल दिया गया। मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे बहला फुसला कर लाया गया और मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। हमें यहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है महीने में 2-3 बार। उससे काफी दर्द होता है। ये बोलते हैं कि तुम्हें अच्छी तंदुरुस्ती होगी, सुंदर हो जाओगी तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने से। लड़कियां सुंदर होती हैं और जवान दिखती हैं। इस लड़की की ये खौफनाक आपबीती ये बयान करने के लिए काफी है कि देह के दलाल अपने चंगुल में फंसी लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ इसी लड़की की नहीं है। नेपाल की ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिन्हें 8 से 14 साल की उम्र में बहला फुसलाकर भारत लाया जाता है और फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है। जानकारों की माने तो देह के दलाल लड़कियों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन यही मानकर लगाते हैं कि इससे उनका शारीरिक विकास वक्त से पहले ही हो जाएगा, वो वक्त से पहले ही जवान हो जाएंगी और फिर जिस्म के धंधे से जुड़ जाएंगे। जरा सोचिए देह के वो दलाल कितने खतरनाक होंगे जिन्हें अपने धंधे के लिए किसी लड़की की सेहत की भी परवाह नहीं है। तभी तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं ऐसे मामले। आलम यह है कि नेपाल की सीमा से सटे यूपी के कई जिलों में देह व्यापार का यह धंधा अब पूरी तरह से फल फूल रहा है। इस संदर्भ में नेशनल क्राइम ब्यूरो का एक सर्वे तो और भी चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे में 20% लड़कियां नेपाल की होती हैं और इस धंधे से जुड़े दलाल खतरनाक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करके अब उन लड़कियों की जान से खिलवाड़ करने पर उतारू हैं। वो चोर वहां चोरी करता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता, जहां परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता, वहां से वो महंगी कार लेकर फरार हो जाता है। देखिए 5 स्टार होटल में चोरी करने वाले एक शातिर चोर की ये दास्तान। So,
I'm gonna get you, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Brother's gonna get you. Oh, those little devils. Your Majesty. There? Your Majesty. What? You just went You in were here. just in here, Your Majesty. एक से बढ़कर एक चोर। कोई चलती ट्रेन में चोरी करने में उस्ताद है, तो किसी को चकमा देने में महारत हासिल है। नाम क्या है? कोई पल भर में ही माल गायब कर देता है। तो कोई भेष बदलने में माहिर है। लेकिन आज हम आपको जिस चोर की दास्तान दिखाने जा रहे हैं, वो इन सब से जरा हटकर है, क्योंकि वो चोर उस जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम देता है जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। परिंदा भी बिना इजाजत के वहां पर नहीं मार सकता। लेकिन ऐसी जगहों पर लोगों की नजरों में धूल झोंक कर वो चोर चोरी करके हो जाता है फरार। तस्वीरों में दिख रही इस महिला के साथ जो कुछ हुआ, उसकी कहानी बेहद ही सनसनीखेज है। दिल्ली के हौस खास इलाके में रहने वाले गर्ग परिवार के साथ एक चोर ने खेला बेहद ही शातिराना खेल। शातिर चोर ने गर्ग परिवार की 90 लाख रुपए की ऑडी कार पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में छुपी गुनाह की तस्वीरों से ये तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि अमूमन हमने सड़क पर पार की गई कार चोरी की वारदात सुनी होगी, लेकिन यहाँ चोर दिल्ली के एक 5 सितारा होटल से कार लेकर गायब हो गया। दरअसल शुक्रवार की रात गर्ग परिवार इसी 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए आया था। उन्होंने पार्किंग के लिए अपनी कार होटल स्टाफ को दे दी और जब थोड़ी देर बाद आए तो उनको बताया गया कि उनकी कार की चाबी गायब है। काफी देर इंतजार करने के बाद होटल के स्टाफ ने बताया कि उनकी चाबी ही नहीं बल्कि कार भी गायब है। रूम में वापस जाते हैं होपिंग कि ये लोग जल्दी चाबी ढूंढेंगे और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। 1.5 घंटा हो जाता है, कोई फ़ोन नहीं आता, कोई आता नहीं वैसे बताने के लिए, रूम में कोई नहीं आता। और इस बीच में हमने उनको 2-3 बार फ़ोन करा होता है। 12:15 बजे करीब हम वापस नीचे जाते हैं कि आपने अभी तक बताया नहीं कि चाबी किधर है, क्या है। तो तब वो हमें साइड में ले जाके कहते हैं कि एक्चुअली आपकी चाबी नहीं, आपकी गाड़ी ही गायब है और किसी ने आपकी चाबी वाले की ड्रॉर में से निकाल कर और गाड़ी आपकी लेके चले गए हैं। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज, होटल अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से जो बात बताई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि दरअसल सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई है। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस फिलहाल बैकफुट पर है और चूंकि एक बड़े 5 सितारा होटल का इसमें नाम जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं तमाम वो दावे जो सुरक्षा के इंतजामों के किए जाते हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ ऐसे होटल्स में जगह जगह मौजूद होता है, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात को कोई अंजाम देकर यहां से कैसे निकल गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अपनी ऑडी कार की चोरी की बात सुनकर इनके होश उड़ गए। फौरन चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। बाद में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि चोरी करने वाला शख्स कोई बाहरी आदमी है और वो काफी देर से किसी गाड़ी को चोरी करने के फिराक में था। शातिर चोर लगातार फोन पर बातें करके खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करता रहा ताकि किसी को भी शक न हो सके, और जब उसे मौका मिला तो वो बड़े ही इत्मीनान से गाड़ी चोरी करके चलता बना। पूरा वाकया जो है वो होटल के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वो शख्स होटल के अंदर मौजूद था। बड़ी आसानी से उसने होटल स्टाफ से चाबी कलेक्ट की और उसके बाद गाड़ी पार्किंग से निकाल के वो यहाँ से फरार हो गया। हालांकि जब गाड़ी के मालिक को इसकी सूचना लगी, उसके बाद उन्होंने होटल अथॉरिटीज़ से बात की, लेकिन गाड़ी तब तक गायब हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले में जो गाड़ी के मालिक हैं उनका कहना है कि होटल स्टाफ की ओर से लापरवाही बरती गई है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस चोरी की वारदात में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चोरी दिल्ली की उस जगह से हुई जिसे सबसे सुरक्षित और चाक चौबंद व्यवस्था वाले इलाकों में से एक माना जाता है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस को शक है कि इस मामले में होटल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सनसनी के लिए दिल्ली से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। सनसनी। कई बार जिंदगी का कोई एक फैसला पूरी जिंदगी की कहानी को बदल कर रख देता है, खुशियों को तबाह कर देता है, सपनों को मिटा देता है। ऐसा ही एक फैसला लिया था उस जिंदा दिल लड़की ने। उसने प्यार किया था और जिससे प्यार किया था उसी के साथ उसने शादी करने का फैसला किया। लेकिन कौन जानता था कि एक रोज उसका यह फैसला ही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। एक शादी ने कैसे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के खूबसूरत एंकर को मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। देखिए एक शादी की ये हॉरर स्टोरी। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, ऊब आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। उसकी जिंदगी का कल खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। जिंदगी के हर पल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। नाम था, पहचान थी और उस शख्स का साथ था जिसे वो बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन 7 फेरे लेते ही उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, उसका जिंदा दिल अंदाज, सब कुछ गहरी खामोशी में बदल गया है। जिंदगी और मौत के बीच अटकी उसकी उन सांसों की खामोशियों के बीच किसी चमत्कार की उम्मीद में उसके अपनों का हर लम्हा गुजर रहा है। वो कोमा में है और उसके घर वालों को रह रहकर उसकी वो तस्वीरें रुला रही हैं जो खुशबू की तरह जिंदा यादों के बक्सों में कैद हैं। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। दर्द भरी ये दास्तान है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की एक जिंदा दिल एंकर की। नाम है डॉली बेरी। डॉली नागपुर के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। मेडिकल की भाषा में कहा जाए तो उसका ब्रेन डेड हो चुका है। वो अब एक जिंदा लाश के सिवाय कुछ भी नहीं। और उसके इस हाल के पीछे उसके मायके वाले, उसके पति और ससुराल वालों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी बेटी डॉली को उसके पति और ससुराल वालों ने इस कदर टॉर्चर किया कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि उसकी सांसें उसका साथ छोड़ पाती, उसे अस्पताल लाया गया और तभी से वो कोमा में है। अस्पताल के बिस्तर में डॉली को एक जिंदा लाश की तरह पड़े हुए 1 महीना बीत गया है। लेकिन अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली और हर गुजरे लम्हे के साथ अपनी लाडली बेटी की इस हालत को देखकर उसके माँ बाप का कलेजा फटा जा रहा है। जो बेटी कल तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी की हर मुश्किल का सामना हंसते हुए कर रही थी, आज उसके घर वाले हर पल उसके जिंदा रहने की दुआ कर रहे हैं। जिंदगी के इस मुश्किल दौर में अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, ऊब आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। डॉली के मायके वालों की माने तो उनकी बेटी की खुशियों को नजर उस वक्त लगी जब तकरीबन 1 साल पहले वो नितिन मीरचंदानी नाम के इस लड़के से मिली।
नितिन भी नागपुर में ही रहता था। दोनों की मुलाकात एक जिम में हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती का वो रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल गया। नितिन फेसबुक पर डॉली की तस्वीरों पर प्यार भरे कमेंट्स किया करता था और डॉली उसी अंदाज में उसे रिप्लाई दिया करती थी। नितिन के लिए डॉली की दीवानगी किस हद तक थी, इसकी तस्दीक फेसबुक के उन कमेंट से भी होती है जो उसने नितिन के कमेंट्स के रिप्लाई में किए थे। नितिन के एक कमेंट के रिप्लाई में डॉली ने लिखा था, मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ जो तुम्हें मेरी जिंदगी में लाया और तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया। इसी तरह फेसबुक पर नितिन के कमेंट्स पर डॉली के रिप्लाईज हैं जिनमें वो उसे प्यार भरे नामों से शुक्रिया अदा कर रही है। दोनों के रिश्ते आगे बढ़े तो नितिन ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। डॉली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में एंकर थी। उसने अपनी जिंदगी को हमेशा अपने अंदाज में जिया था, इसलिए उसने फौरन अपने घर वालों से नितिन से शादी करने की बात की। बेटी के कहने पर वो नितिन और उसके परिवार वालों से मिले। डॉली के मायके वालों के मुताबिक उन्होंने इन लोगों को बताया कि नितिन का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। उसने बोला था ट्रांसपोर्ट का काम है। हमने पूछा था, कोई भी पूछता है सर अपनी बेटी देता है तो कोई भी पूछता है क्या काम करता है, तो ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रक चलते हैं बोले हमारे बोले। और फिर उसकी सासू माँ से दो तीन बार पूछा तो क्या बोलती थी, इतना सब कुछ है, घर है, इतना सब कुछ हमारे घर में है तो ये दिखता नहीं है क्या बोले लोगों को, क्या कोई ना कोई तो काम करता होगा ना, बोले खाली तो नहीं बैठा होगा। ऐसे जवाब हमको मिलता था सर। नितिन और उसके परिवार वालों से मिलने के बाद डॉली के माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन फिर अपनी बेटी डॉली की जिद और खुशियों की खातिर उन्होंने शादी के लिए हां कर दी। डॉली के पिता का कारोबार है, डॉली उनकी बड़ी बेटी थी, इसलिए उन्होंने 13 सितंबर 2015 में बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी डॉली की शादी नितिन से कर दी। घर वालों के मुताबिक ये शादी एक 5 सितारा होटल में की गई। डॉली के मायके वालों ने बेटी की शादी में खूब खर्चा किया। डॉली के मायके वालों के मुताबिक बेटी की खुशी के लिए उन्होंने शादी में 20 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शादी के बाद उनकी हंसती खिलखिलाती बेटी की जिंदगी गम और दर्द के स्याह अंधेरे में डूब जाएगी। डॉली के घर वालों का इल्जाम है कि शादी के 1-2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। डॉली और नितिन हनीमून मनाने के लिए गोवा भी गए। उनकी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन खुशियों की ये तस्वीरें नागपुर लौटने के बाद बदल गईं, क्योंकि शादी के बाद पता चला कि नितिन ने डॉली और उसके घर वालों को धोखा दिया था। वो इसलिए क्योंकि न ही उसका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और न ही घर में पैसे। उल्टा ये जानकर तो डॉली और उसके परिवार वालों के होश ही उड़ गए कि नितिन को सट्टे और शराब की लत है। बेकार है, बेरोजगार है, क्रिकेट बुकी है, बस सट्टा लगाता है। ये बातें हमको पता चली सर धीरे धीरे। फिर उसको धीरे धीरे पता चला सर क्या मैंने मतलब गलती की है, मतलब लड़की को भी पता चला सर। फिर वो डिप्रेशन में आती गई, क्या मैं अपने माँ बाप से क्या बताऊं, क्या मैंने अपने मन से की है शादी और पहले इन्होंने नहीं बताया है। और बाद में उसको पता चला तो सर उसको भी डिप्रेशन आया। उसको भी लगता था सर, मतलब सोचती थी भाई मेरी 2 बहनें और है, तो उसने ज्यादा कुछ हमको नहीं बताती थी सर। डॉली के घर वालों का आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही नितिन और उसके घर वालों का असली चेहरा उनके सामने आ गया। वो लोग डॉली पर दहेज लाने के लिए दबाव डालने लगे, उसके साथ मारपीट की जाने लगी, यहां तक कि उसके पति नितिन ने भी उससे दूरियां बढ़ा ली। डॉली ससुराल में बिल्कुल अकेली हो गई, यहां तक कि उसके पति नितिन से भी उसकी बात एक छत के नीचे होते हुए भी SMS के जरिए होने लगी। जरा सोचिए एक लड़की के दिल पर क्या बीती होगी। जिस शख्स के साथ शादी करने के लिए उसने अपने घर वालों से जिद की, उनकी रजामंदी के बगैर उससे शादी की, उसी ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। उसके साथ मारपीट करने लगा और हालात इतने बदतर हो गए कि उस लड़की को अपने ही पति से बात करने के लिए एक ही छत के नीचे रहते हुए SMS का सहारा लेना पड़ा। नितिन और उसके घर वालों के इस रवैये ने डॉली को तोड़कर रख दिया। डॉली ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए वो अपने मायके वालों को खुलकर अपना दर्द भी नहीं बता पा रही थी। डॉली के मायके वालों का आरोप है कि उन्होंने
बेटी की खुशी के लिए उसके ससुराल वालों को 2-3 बार रुपए भी दिए, उनकी मांगें पूरी भी की, लेकिन इसके बाद भी सितम और जलालत का सिलसिला थमा नहीं। हालात ये हो गए कि शादी के महज 7 महीने के भीतर ही डॉली अपने ससुराल से मायके आकर रहने लगी। उससे मेरी भनभन भी हुई थी इस बारे में, और 3 बार तो मैंने लड़की को लेकर आया, वापस अपने घर में लेकर आया इनकी तकरार से, मतलब यही झगड़े फसाद के झगड़े चीज से चल मिलाया। इसके बाद माफिया मांगे, बाद में लेके गए, भाई दोबारा गलती मेरे से नहीं होगी, भाई नहीं करूंगा। फिर वही जो 8-10 दिन जाते अच्छे बात है, फिर वही नाटक चालू हो जाता इनका। डॉली के घर वालों का इल्जाम है कि इस दौरान वो गर्भवती भी हुई, लेकिन उसके साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसकी तबीयत खराब हो गई। जब मायके वालों को पता चला तो वो उसे घर पर ले आए। अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि चोट लगने की वजह से उसका गर्भपात हो चुका है। डॉली के मायके वालों का कहना है कि इसके कुछ दिनों बाद नितिन और उसके घर वाले अपनी गलती मानकर उसे अपने साथ वापस ले गए। घर वालों को लगा कि अब बेटी की जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरोप है कि ससुराल में दोबारा उसके साथ वही सब कुछ होने लगा जिससे बचकर वो अपने मायके आई थी। अप्रैल माह में फिर हमने सर पहले 7 लाख रुपए दिए सर, उसके बाद में फिर हमने फरवरी में 5 लाख रुपए दिया बिजनेस के लिए, फिर बेटी के बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए अप्रैल में और दिए सर। हर तरह से कोशिश की हम अपने बेटी को खुश रखे, उसके हर अरमान हमने पूरे किए। डॉली के घर वालों के मुताबिक वो 21 जुलाई 2016 का दिन था। डॉली का जन्मदिन था। उसको जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए मायके वाले भी ससुराल पहुंचे। वहां डॉली ने केक काटा, लेकिन वो खुश नहीं थी। मायके वालों के मुताबिक वो उसके पति को समझा बुझा रहे थे कि उसने फिर से डॉली से झगड़ा शुरू कर दिया। आरोप है कि नितिन और उसके घर वालों ने डॉली को बहुत बुरा भला कहा। उनके इस रवैये से डॉली और उसके घर वाले टूट गए और वो फिर से उसे अपने साथ मायके ले आए। एक तरफ ससुराल में हर रोज के ताने और मारपीट, पति का बुरा बर्ताव और बार बार ससुराल से भागकर मायके आना, इन सभी बातों ने डॉली के दिल को गहरा सदमा पहुंचाया। वो बुरी तरह से टूट गई। वो अपनी इस जिंदगी के लिए खुद को कसूरवार ठहराने लगी और फिर तन्हाई और गम के माहौल में उसने कर लिया अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला। तारीख थी 25 जुलाई 2016। डॉली अपने मायके में ही थी। घर में बहनें और मां मौजूद थी। तभी वो बाथरूम में गई और उसने वहां पर फांसी लगा ली। घर में मौजूद लोगों को कुछ देर के बाद शक हुआ तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न आने पर दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर फांसी के फंदे पर तड़प रही थी डॉली। फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया गया और तभी से वो कोमा में है। उसके मायके वालों का कहना है कि ऐसे मुश्किल भरे लम्हों में भी उसके पति नितिन और ससुराल वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत और उसके ससुराल वालों की इस करतूत के बाद मायके वालों ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात करने की बजाय इन्हें ही एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगवाते रहे। केस को हुए ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका है। हमने 21 को अगस्त को दिया था। मेरे हिसाब से जैसी कंडीशन डॉली की है, जिस हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। गणेशपेट पुलिस स्टेशन वालों ने वहां भेजा तो उन्होंने पहले हमको डांटा कि उन्होंने आपकी केस नहीं ली, ये बोल के शुरुआत की। फिर फ्रस्ट्रेशन में मुझे ऐसा लगा प्रताप नगर पुलिस वालों ने हमारी केस ली है। पहली बार कि हमारी जिंदगी में हम लोगों ने पुलिस स्टेशन देखा, तो गाइड करने की जगह पे ये हम लोगों को ही धुतकार रहे हैं। कई दिनों तक थानों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तो कर ली, लेकिन डॉली के पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के इस रवैये की वजह से डॉली के परिवार वाले बेहद दुखी हैं। डॉली जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसके इलाज में अब तक 10 लाख रुपए खर्च हो चुके, लेकिन उसके मायके वालों को उम्मीद है कि उनकी बेटी मौत के मुंह से जरूर वापस लौटेगी और एक न एक दिन उसके गुनाहगारों को भी सजा जरूर मिलेगी। इस मामले में जब हमने नितिन और उसके घर वालों से बात करके उनका पक्ष जानना चाहा तो किसी ने भी कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। सनसनी के लिए नागपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
सनसनी। जुर्म से लड़ने और अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मुहिम में आप भी सनसनी का साथ दीजिए। अगर आपके पास क्राइम से जुड़ी कोई भी खबर है या आप खुद हुए हैं किसी जुर्म के शिकार, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818234551। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।